द्वारकाधीश मित्रों, हम आज आ चुके हैं विशाखापट्टनम में। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने हमारे नौसेना के हथियार होते जो यूज़ में आते, उन सारे हथियारों को यहाँ पे एकत्र करके इन्होंने पब्लिक डिस्प्ले में रखा है, जो कि अभी फ़िलहाल में यूज़ नहीं होते। 1979 से 1990 के दौरान नौसेना के अंदर जो हथियार यूज़ होते थे, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये वो हथियार है जिसको कोई भी ह्यूमन जो रहते इंसान उसके द्वारा नहीं रखते थे। ये मतलब मिसाइल है जो अभी भी वर्किंग हो सकती है। इसके पीछे आप प्रोपेलर देख सकते हैं, और ये छोटी मिसाइल है जिसको एंकर भी लगा सकते थे और इससे डायरेक्ट फायर भी कर सकते थे। और ये जो आप देख पा रहे हो वो सबमरीन का एक स्ट्रक्चर है एक्चुअली ये रियल सबमरीन का ढांचा, जो उस समय में यूज़फुल ना होने की वजह से गवर्नमेंट ने, विशाखापट्टनम के गवर्नमेंट ने यहाँ पे नौसेना दल होने की वजह से यहाँ पे इसको स्थापित किया है। और भी यहाँ पे ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो नौसेना के अंदर यूज़ होती थी। ये भी एक मिसाइल है जिसका यूज़ 1979 के दौर से लेके 1990 के दौर तक हुआ था। और ये जो है छोटा सा जो आप देख सक रहे हो, इसके अंदर से छोटे छोटे मिसाइल से लेके हर चीज़ को कंडक्ट करके रखने के लिए यूज़ होता है। कंडक्ट मतलब कि कोई भी चीज़ को अगर आप आदेश देते हो तो उस हिसाब से इसके अंदर से वो जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो रेडार तक पहुंचाने का कार्य करती थी। और ऐसे स्ट्रक्चर होते थे जो बांध के रखते थे एक दूसरे को। हम निकले हैं भारत यात्रा पे। आई रेजिमेंट की एक हमारी डिमांड लेके सारे यादवों को मिलके उनसे जितना हो सके हम चर्चा कर सके, उनको यादव समाज के बारे में बता सके। और हमारी ये जो आई रेजिमेंट की मांग है उसमें जितना हो सके आप सभी सहयोग कीजिए, अपना समर्पण जो हो सके वो दीजिए। और आपकी एक जो भी धारणा है लोगों की यादव समाज के बारे में उसको विकसित कीजिए, ताकि लोग समझ सके कि यादव समाज क्या है और उसके बारे में जान सके। ये जो हम आपको बता रहे हैं अभी नौसेना का 1971 में जो युद्ध हुआ था नौसेना, भारतीय नौसेना ने अब तक केवल एक ही युद्ध लड़ा है 1971 का। और वो युद्ध जो लड़ा था बब्रूभान यादव जो थे उनके गौरव सम्मान ने पूरे पाकिस्तान कराची पोर्ट को 7 दिन तक के लिए चलाया था। और आज उसी दिवस को भारतीय नौसेना मनाती है 4 दिसंबर को। और 4 दिसंबर के दिन पूरा का पूरा देश नौसेना दिवस के नाम से उस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करता है। तो यादवों का एक इतिहास जो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रहा है भारत के लिए। भारत के लिए बहुत से यादवों ने योगदान दिया है। तो जितना हो सके आप सहयोग कीजिए, जितना हो सके हमारी वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, वो जान सके कि यादवों की क्या हिस्ट्री रही, यादवों के वीरों ने क्या कार्य किया है भारत देश के लिए। और ये जो आप देख रहे हो सबमरीन का रियल स्ट्रक्चर, रियल ढांचा है जो अभी यूज़फुल नहीं है। जो ये अभी यूज़फुल नहीं है उस वजह से सरकार ने विशाखापट्टनम के लिए पब्लिकली डिस्प्ले पे रखा है। और ये आपको विशाखापट्टनम के सी एरिया के फेस रोड पे मिल जाएगा। धन्यवाद। जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे आई रेजिमेंट की मांग को प्रबल कर सकता है। धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। ये आप देख सकते हैं फाइटर प्लेन है जिसका बेस विशाखापट्टनम में है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे विशाखापट्टनम के एयरबेस और नेवी के म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए। यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, ये जो प्लेन दिख रही है सारे के सारे मॉडल्स हैं। और जितनी आप मिसाइल टाइप के चीज़ें देख रहे हैं ये सारी वर्किंग थी आज से 50 साल पहले, बट अभी डिसेंबल होने के कारण उनको पब्लिकली व्यू और विज़िट के लिए रखा गया है। और ये एक है जो छोटा सा सबमरीन बोल सकते हैं, जिसको माइनिंग क्राफ्ट के ज़रिए जो माइनिंग जो रहती है समंदर के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए ऐसी सबमरीन उस समय बनाया करते थे। और ये एक कोस्टल गन भी इसके साथ रहती है। कोस्टल गन आप समझ सकते हैं जो कि मरीन बेस पे रहती है। कोस्टल गन का काम ये रहता है कि आने वाली सबमरीन, आने वाली शिप्स को तहस नहस करने के लिए कोस्टल गन का यूज़ होता है। ये शायद से 12 mm या 8 mm की कोस्टल गन है। पाकिस्तान 1970 वॉर में जो कोस्टल गन का यूज़ पाकिस्तान के साथ हुआ था वो 16 mm की कोस्टल गन का यूज़ हुआ था। और इसके सामने भी एक कोस्टल गन ही रखी है। इसके शायद से ये भी वही साइज़ की है, 12 mm या 8-10 mm की है। इसके अंदर से जो मिसाइल टाइप की छोटी छोटी बुलेट्स फायर होती है, ये इसके अंदर इतनी कैपेसिटी रहती है कि उन मिसाइल के द्वारा ये लोग तकरीबन एक शिप को आराम से पत्थर बना के डुबा सकते हैं। जैसे कि कोई पत्थर पानी में डूबता है, वैसे एक गोली लगने के कारण इन कोस्टल गन्स की कोई भी एक जहाज़ रहता है वो डूब सकता है। और ऐसी कुछ प्रतिमाएँ आपको विशाखापट्टनम के म्यूज़ियम में देखने मिलेगी। ऐसा कुछ नज़ारा है विशाखापट्टनम के म्यूज़ियम में। और ये म्यूज़ियम पूर्णतः
वायुसेना और नौसेना को ही समर्पित करते हुए सारा म्यूज़ियम बनाया गया है। और जो नेवी बेस के ऊपर जो शिप के ऊपर जो होती है कोस्टल गन, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। ये होती है कोस्टल गन जिसके अंदर से फायरिंग रेंज जो रहती है वो भी बढ़ सकती है। और ये शायद से है, मैं आपको हिस्ट्री आप इसके पढ़ के बता सकता हूँ। यूज्ड अगेंस्ट लो ऑफ फ्लाइंग आर टारगेटेड लाइक अ एयरक्राफ्ट फॉर अ मिसाइल रेंज 11,000 yards, रेट ऑफ 120 राउंड पर फायर मिनट पर बैरल। 1 मिनट के अंदर 1200 राउंड फायर कर सकती है। और इसकी जो रेंज है इस गन की वो है 11,000 यार्ड की, नॉट 11,000 किलोमीटर, इट इज़ 11,000 यार्ड। कुछ ऐसी दिखती है उस ज़माने की 1940s 1980s के समय की जो शिप के ऊपर कोस्टल गन्स के टाइप की जो गन्स रहती है वो। बहुत ही अच्छा लगा ऐसे वेपन्स देख के कि इंडिया के पास भी ऐसे कुछ वेपन्स थे जो आज यहाँ पे पब्लिकली डिस्प्ले पे रखे गए। और चाहते हैं लोग कि इन सारे चीज़ों को संभाल के रखे ताकि हमारी जो नई जनरेशन है वो इन सारी चीज़ों को देख सके। मैं आपको थोड़ा क्लोज व्यू इसका बताऊँगा। ये जो गन है वो प्रॉपरली वर्किंग थी 1980 के ज़माने तक। उसके बाद इसके टाइप ने इसका जो यूज़ था वो नए वेपन्स ने ले लिया, उस वजह से दूसरी चीज़ें जो यूज़ में आ गई। ये जो रहते हैं एक्सीलेटर टाइप के प्रोपेलर रहते हैं और यहाँ पे जो रहता है वो पायलट बैठता है, जो फायरिंग करने वाला पर्सन रहता है वो बैठता है। ये पूरी की पूरी ब्रास से बनी हुई रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रास इसके ऊपर पेंट किया गया है। और इससे जो होता था, इसे एमिंग प्रोपेलर जो एम करने के लिए यूज़ होता था वो होता था। और यहाँ पे कहाँ पे फायरिंग रेंज भी रहेगी, यहाँ से जो होती है फायरिंग के कंडक्ट होती है, यहाँ से वो लोग फायरिंग का कस्टल जो रहता है वो फायर करते हैं। और यहाँ से फिर लड़ने के बाद यहाँ से फायरिंग होती है। और यहाँ से कंडक्ट होने के बाद नीचे का जो प्रोपेलर रहता है वो भी फायरिंग करता है, जिसके अंदर से हम तोप गोले जैसे छोटे छोटे बॉल जो रहते हैं वो यहाँ से निकलते हैं फायरिंग करने के बाद। इसके अंदर से जो छोटी छोटी मिसाइल रहती है वो होती है। और मैं आपको बताता हूँ ये ऐसे प्रॉपरली घूम भी सकती है, अपने रोटेशन भी कर सकती है ये पूरी जगह पे। ये तो अभी कोई है नहीं, इस वजह से मैं आपको इतना सब कुछ बता पा रहा हूँ इस गन के बारे में। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। इसके अंदर से जो है छोटी मिसाइल बोल सकते हैं, छोटी गन की साइज़ जो बोल सकते हैं वो होती है निकलने के लिए। इसका जो एम रेडार जो रहता है वो एम सिस्टम वो अभी थोड़ा तहस हो गया है। और इसकी जो क्लिप्स रहती है, जो क्लिप्स हम बोलते हैं जो बुलेट्स को वर्क कराने के लिए क्लिप्स लगती है, वो ये सारी क्लिप्स है वो जो इन सारी गोलियों को एक साथ मैनेजमेंट करने के लिए लगती है। और यहाँ पे 2 जन बैठते हैं, एक जो नीचे के रहते हैं वो ये राइट साइड से यूज़ करते हैं, जो ऊपर की जो गन रहती है उसको लेफ़्ट साइड का बंदा यूज़ करता है। कुछ ऐसा 1980s के टाइम का हमारा जो वेपन था इंडियन आर्मी के पास, इंडियन नेवी नेवल के पास और वायुसेना के पास भी ऐसे ही कुछ वेपन्स थे उस ज़माने में। तो उस ज़माने में भी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। और ये वो ट्रेन है जो कि अंदर ही अंदर नेवी के अंदर भी चलती थी, जो यार्ड रहते, डॉक रहते, पोर्ट रहते, उसके अंदर चलती थी। और ये जो रहते हैं माइनिंग करने के लिए रखते, माइनिंग इन सेंस वो बम वाली माइनिंग नहीं, जो क्रूड ऑयल और ये चीज़ सारी चीज़ें माइन होती है, ये उसके लिए यूज़ होने वाले सारे मटेरियल यूज़ करने के लिए है ये सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इन्होंने थोड़े थोड़े इक्विपमेंट जो जमा करके यहाँ पे रखे गवर्नमेंट की परमिशन से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बस यही बताना चाहूँगा कि आप सभी जितना हो सके उतने इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम जो भारत यात्रा पे निकले आहिर रेजिमेंट की एक मांग लेते यादवों को इकट्ठा करने के लिए, तो जितना हो सके आप सभी सहयोग कीजिए। धन्यवाद। हमारा वीडियो आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप देख सकते हैं इसको उस ज़माने में पानी के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब ये अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई तो इसको डाल के इसके अंदर से ह्यूमंस को निकालने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए होता था यूज़। ये जो है एक मिसाइल टाइप का ही है, बट इसको प्लेन का शेप इसके लिए दिया है क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास कुछ ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम मिसाइल को फायरिंग रेंज ज़्यादा बढ़ा सके। तो इसके पीछे प्रोपेलर लगे रहते थे और ये ऑटोमेटिक मिसाइल के ज़रिए काम करता था। और इसका जो ये पैनल रहता है ये अपर लॉक सिस्टम रहती है जो ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से यहाँ से आगे का जो ये पार्ट रहता है इतना जो कर्व्ड है उसके अंदर से मिसाइल लॉन्च होती थी। एक टाइप का प्लेन जैसा इसका मॉडल है, बट ये एक्चुअली में प्लेन नहीं है। और ये है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल बोलते हैं, इसका खुद के प्रोपेलर रहते हैं जो कि अभी तो ये लोग ने शायद लॉक करके रखे हैं। ऐसे कुछ प्रोपेलर रहते हैं और ये प्रोपेलर वर्क करते ग्राउंड करने के बाद। और इसमें से सबसे पहले जो हाफ पार्ट रहता है, जो ऐसा कुछ पार्ट रहता है इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, वो इतना से इतना पार्ट जो रहता है वो अपने आप लीव कर देता है। और उसके बाद जो इतना से आधा पार्ट रहता है जो इसका, ये आधा पार्ट अपने आप ये वाले स्क्रू जो नट बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ये सब खोलने के बाद ये अपने आप फायर होता है। और सिर्फ ये रेड कलर का ही पार्ट जाके किसी भी चीज़ से टकराता है, जिसकी वजह से ये
यहाँ से पिन जो रहती है वो पंप होने के बाद ये विस्फोट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये है ग्राउंड माइनिंग। ग्राउंड माइनिंग मतलब ऐसे कुछ जहाज़ों के ज़रिए इसके बीच में से जो ये माइनिंग लगे रहते थे, इसके ये साइड में सेंसर लगे रहते थे, जिससे मालूम पड़ता है पानी के नीचे जो बॉम्बिंग होती है उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए ये सारी चीज़ों का यूज़ होता था। ये जो आप देख सकते हैं ये एंकर है। इसको लाइट आउट स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये एक्चुअली स्मॉल स्ट्रक्चर है, ऐसे ह्यूज स्ट्रक्चर डॉल्फिन लाइटिंग करके इसका ये जो कहा जाता है। ये जो आप देख पा रहे हो ये एक प्रीसेट एक्सप्लोजन रहता था, जिसके नीचे जो है ये ऐसे लगे रहते थे प्रोपेलर। इसका इंजन जो है इधर से इंजन वर्क करता था। ये जो है ये प्रोपेलर लगे रहते थे। ये राउंड करने के बाद जिस भी डेस्टिनेशन तक इनको पहुंचना था, उस डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद इतना जो हिस्सा रहता है, इसका इतना हिस्सा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतने हिस्से को छोड़ के फायरिंग रेंज निकालता है। इधर से इतना पार्ट फायर होता है और जो इतना हिस्सा रहता था ये जाके किसी भी चीज़ से फट के इसके अंदर पूरा एक्सप्लोजन भरा हुआ रहता है, जैसे बारूद हम बोलते हैं। ये पूरा एक्सप्लोजन लगने के बाद फायरिंग करते थे ये जहाज़। और ये है प्रोपेलर, जिसको हम फ़ैन बोलते हैं। पीछे के एग्जॉस्ट के टाइप के जो फ़ैन रहते हैं प्रोपेलर बोलते हैं इसको। ये लॉन्चिंग मिसाइल है जिसका यूज़ एयरबेस करती थी पुराने ज़माने में। ये तो आज के ज़माने में भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कहा ही जाता है इसको, ये सब जानते ही है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ये जो लाइट वेट मतलब मिसाइल के तौर पे इसका काम किया जाता था। इसका आगे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आज के ज़माने में हमारी इंडियन आर्मी कुछ ऐसी मिसाइल यूज़ करती है। बहुत ही लाइट वेट होता था ताकि इसको कैरी करने के लिए भी ज़्यादा वो ना लगे। और इसकी स्पीड जो रहती है वो मैक्सिमम 30 किलो की रहती है और 31 केजी का जो रहता है वो इसके अंदर भर सकता है। कैपेसिटी है इसकी लोड की। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस म्यूज़ियम में सिर्फ बताने के लिए रखी है पब्लिक को। जय द्वारकाधीश मित्रों। भारतीय नौसेना दिवस के एक सम्मान में ये जो स्तंभ है वो बनाया गया है, विक्ट्री एट सी करके आप देख सकते हो। यह है विशाखापट्टनम में और इस चीज़ को अंजाम दिया था एक यादव ने जिनका नाम है बबरू भान यादव। जय द्वारकाधीश। ये अपनी पनडुब्बी है जो पानी के अंदर रहती है। इधर विशाखापट्टनम के अंदर बाहर अपना म्यूज़ियम की तरफ रखा हुआ है। जो सब यहाँ से टिकट लेके अंदर जाएंगे तो फिर अंदर पूरा पनडुब्बी के अंदर अपने को जो भी रहेगा वो सब देखने को अंदर मिलेगा। टाइमिंग दोपहर को 2 बजे से शाम को 7 बजे तक का है। और यहाँ पे देख लीजिए ये है एयरफोर्स म्यूज़ियम, जो यहाँ अपना वॉर का जो पहले का जो जहाज़ थे वैसे रखे हुए कि जिसमें तभी अपने पास फाइटर जेट नहीं थे, तभी अंदर वाले प्लेन जो है वो सब यूज़ होते थे, जिसके 4 इंजन रहते थे और आगे मशीन गन बड़ी वाली रहती थी। अंदर है, अभी खुला नहीं है, इसके लिए हम लोग बाहर ही वेट कर रहे हैं। जय द्वारकाधीश। यह है बंगाल का जो खाड़ी कहते हैं। यहाँ से जो दरिया चालू होता है, यहाँ से इस साइड में आपको म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश ये सारे देश मिल जाएंगे। अभी हम इंडिया के ईस्ट साइड के कॉर्नर पे जो विशाखापट्टनम लगता है, विशाखापट्टनम से आगे आपको इंडिया देश की बॉर्डरें जो है आगे से समाप्त हो जाएगी कुछ दूरी के बाद। पर ऐसे तो सी लेवल की बॉर्डरें बहुत है इंडिया की, बट जो ज़मीनी हिस्सा है वो शायद ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अंडमान निकोबार जैसे कुछ टापू है छोटे मोटे, कुछ और अंडमान निकोबार जैसे बहुत से छोटे टापू है, वो है इंडिया के अंदर। बट पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया देश का जो है वो यहाँ से समाप्त होता है। ये सी लेवल है।
हमने आपको द्वारका का जो वेस्ट साइड का एक दरिया है वो भी दिखा दिया, रामेश्वरम धनुषकोडी का दरिया है वो भी दिखा दिया, और अभी आपको विशाखापट्टनम का दरिया भी दिखा रहे हैं। तो इंडिया की जो 3 साइड से सी बॉर्डर लगती है, हम आपको तीनों सी बॉर्डर, यही प्रयास रहेगा कि आपको जितना हो सके उतना इंडिया की हर बॉर्डर के बारे में बता सकें।